सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। पूरे देश की नजर ऑपरेशन कावेरी पर बनी हुई है, क्योंकि लोगों को अपने वतन वापसी का इंतजार है। हालांकि सूडान से बड़ी संख्या में लोगों की वतन वापसी हो भी चुकी है। सूडान में जिनके चेहरे पर डर और खौफ था, अपने देश की धरती पर कदम रखते ही उनके चेहरे खिल गए। गुजरात में फूल देकर इन लोगों का स्वागत किया गया। सेना के जवान इस अभियान को सफल बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। मकसद एक ही है, हिंसा की आग में झुलस रहे सूडान से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालना। बिल्कुल, इस बीच कई लोगों को जंगी जहाज के जरिए भी वतन वापस लाया जा रहा है। लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं वतन लौटने पर जवानों ने लोगों से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया और उनका हौसला भी बढ़ाया। ये 6 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया हुआ है। इसकी तस्वीरें लगातार हम जीएमटी पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से जब हिंसा में झुलस रहे सूडान में फंसे भारतीयों को वापस वतन लाया जा रहा है, तो उनके चेहरे पर किस कदर मुस्कान देखने को मिल रही है। अपनी धरती पर कदम रखते ही वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना रेस्क्यू मिशन को बखूबी अंजाम दे रही है। उसकी एक शानदार तस्वीर ये भी है। ऑपरेशन कावेरी के साथ भारतीय वायुसेना की महिला शक्ति जुड़ चुकी है। C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट हर्राज कौर जेद्दा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बुजुर्ग को सहारा देती नजर आईं। आपको बता दें कि हर्राज कौर वायुसेना की पहली और इकलौती महिला पायलट हैं, जो C-17 ग्लोब मास्टर उड़ाने में सक्षम हैं। सूडान में गृह युद्ध छिड़ा है, जिसकी वजह से वहां हालात बेहद खराब हैं। लेकिन मुश्किल हालात में भी हमारी सेना लगातार भारतीयों का रेस्क्यू कर रही है। सूडान से निकाले गए भारतीयों को पहले जेद्दा और फिर वहां से भारत लाया जा रहा है। अब अभी बाकी है, हमारे कुछ लोग इंडिया के वो भी आ जाएंगे, हमें मालूम है। लेकिन किसी को वहाँ से निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई प्रेग्नेंट है, कोई बुजुर्ग लेडी है, वो नहीं निकल पाएंगे। उसके लिए भी हमें थोड़ा खेद रहेगा। वो वहाँ कैसे मैनेज करेंगे वो भी मालूम नहीं है। लेकिन अब हमें कुछ आगे कुछ नहीं कह सकते हम। सरकार ने भरोसा दिया है कि सूडान में फंसे हर एक भारतीय को सुरक्षित निकाला जाएगा। जानकारों का कहना है कि सूडान के नाजुक हालात के बीच जिस तरह भारत रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहा है, वैसी क्षमता दुनिया के शक्तिशाली देशों के पास भी नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, जिससे डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने में देरी नहीं होती। यही वजह है कि ऐसे ऑपरेशन को शुरू करने में देरी नहीं होती। भारत सरकार सूडान में संघर्षरत दोनों गुटों से लगातार संपर्क बनाए हुए है। सूडान सशस्त्र बल और रैपिड सपोर्ट फोर्स दोनों से बातचीत की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत न आए और भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी हो सके। सूडान के मौजूदा हालात को देखते हुए नौसेना ने अपने युद्धपोत INS सुमेधा, INS तेग और INS तरकश को तैनात किया है। वहीं भारतीय वायुसेना ने 2 C-130J सुपर हरकुलेस और एक C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमानों को मोर्चे पर लगाया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 2000 भारतीयों को सूडान से निकाला जा चुका है। मुंबई से देव कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑपरेशन कावेरी जारी है। वहां से लौटे लोगों ने जब हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, तो इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सूडान के हालात को बयां करते हुए लोगों ने बताया कि जंग के मैदान से निकलकर सुरक्षित अपने घर पहुंचना उनके लिए किसी नई जिंदगी से कम नहीं है। दिल्ली के बाद मुंबई से आई गुड न्यूज। दिल्ली में बुधवार को सूडान से निकाले गए 360 भारतीयों के आने के बाद
भारतीयों का दूसरा जत्था गुरुवार को मुंबई पहुंचा। दूसरे दल में जद्दा से 246 भारतीय वतन लौटे। वतन लौटने की खुशी इनके चेहरे पर झलक रही थी। हमारा भारत देश महान है। हमारा नरेंद्र मोदी जीवे हो और हजारों साल जीवे। भारतीय सरकार को धन्यवाद देते हैं। उसने सभी को आराम से ले आए, पूरी सगवड़ से, खाना का, पीने के। खुश है, जान बच गई हम लोग, खुश है। अपने घर आ गए जी, महसूस बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है जी। सूडान में जारी जंग के बीच से आने वालों ने अपनी खुशी बयां की, साथ ही वहां के हालात के बारे में भी बताया। नहीं, बहुत खराब हालत है, खराब। इधर हालत बहुत खराब है। अब यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? इधर से सब एकदम फाइन। सूडान में गृह युद्ध के चलते वहां रहने वाले लोगों की जान पर बनाई। ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई और पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया। इन सब के बीच गोलीबारी और फायरिंग ने लोगों को बुरी तरह परेशान कर दिया। सर, वहाँ की परिस्थिति तो ऐसी है कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया उन लोग ने सूडान को। और क्या बोले तो नो वाटर है, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड। और बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी। बच्चे बहुत रो रहे थे। कंटिन्यूसली फायरिंग चालू थी वहाँ। और क्या बोले तो हमारे घर के कंपाउंड के बाहर ही आर्मी की टैंक्स लगी हुई थी, तो बच्चे बैल्कनी में भी नहीं जा सकते थे। हम लोग विंडो डोर ओपन कुछ भी नहीं करते थे, हॉल में ही बैठे होते हैं। इतनी वहाँ की क्राइसिस ज्यादा थी। और पूरा अब आप देखेंगे बैल्कनी पे जाना बड़ी मुश्किल हो गया था। पूरा क्लाउड्स ब्लैक धुओं से भरा होता था। इतनी फायरिंग होती थी कि बस नहीं। हमारे घर के पास बहुत ही वो, हम टीवी स्टेशन के बाजू में रहते हैं। हमारे घर के पास बहुत वो फायरिंग 10 डेज कंटिन्यूस मिसाइल्स आ रही थी। लेकिन फिर हम पोर्ट सुडान पहुंचे, वहाँ इंडियन सब बहुत अच्छा किया। हम वहाँ से जिद्दा एक ही दिन में पहुंच गए और वहाँ 2 ही घंटे में यहाँ मुंबई पहुंच गए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। लगातार फायरिंग और गोलीबारी के बीच घर से निकलने का मतलब जान जोखिम में डालना। वॉर जोन से लौटे भारतीयों ने इस खौफ को इस तरह बयां किया। सर, हम लोग नहीं निकलते थे, पॉसिबल ही नहीं था। हमारे पास जितना होता था हम उसी में मैनेज कर रहे थे, क्योंकि दोनों साइड से दोनों फोर्सेस बिल्कुल हमारे घर के सामने थे। जो एकदम वॉर जोन का रेड जोन था, हम उसी के बीच में थे, तो हम लोग नहीं निकलते थे। हम लोग जो था हमारे पास उसी में करते थे। लोकल्स कुछ बेचारे लेके आते थे तो हम उनसे ले लेते थे, बाकी हम लोग नहीं निकलते थे बाहर। सूडान से लौटे लोगों ने बताया कि पहले वहां हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन गृह युद्ध शुरू होने से हालात अचानक काफी खराब हो गए। ऐसे में अपने वतन लौट आने पर उन्हें बहुत सुकून मिल रहा है। सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 दिन का सफर था सूडान से और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अपना देश आ गया। अपने देश में आके सुरक्षित महसूस? एकदम बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत यहाँ पर ऐसी कोई चिंता नहीं होगी कि बुलेट कहाँ से आएगी और बम सिर पे गिरेगा? नहीं ऐसी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। तो कभी भी ऐसा टेंशन रहा था कि घर के सप्लाईज, अनाज वगैरह अगर खत्म हो गया और बाहर जाने की नौबत आई तो आप कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा तो पहले नहीं था, लेकिन लास्ट 3 दिन में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन नहीं था पहले तो ऐसा। वहाँ के लोकल्स का काफी सहयोग और सपोर्ट रहा होगा आपको? हाँ, बहुत सपोर्ट था उन लोगों का, लेकिन अब वो भी डर गए हैं, तो वो भी थोड़ा गांव छोड़ के दूसरे चले जाएंगे, दूसरे गांव। जैसे कि आपने देखा कि लोग काफी सेफ महसूस कर रहे हैं और खुशी उनके मुंह पर साफ झलक रही है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ देव कोटक, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारों धाम के कपाट यात्रियों के लिए खुल चुके हैं, लेकिन मौसम अभी भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि केदारनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई है, जहां बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के इंतजार में छतरी पकड़े नजर आए। मंदिर परिसर में कई श्रद्धालु बर्फबारी का आनंद भी लेते हुए दिखे। आलम यह है कि वहां पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ऐसा ही नजारा यमुनोत्री धाम का भी है, जहां आसमान से रुई के फाही की तरह गिरती बर्फ में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम भी किए हैं। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी मौसम और दूसरी जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। मकसद यही है कि सभी को सही समय पर
सही जानकारी मिल सके। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन से। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम की है, जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। अब से 3 दिन पहले वहां पर कपाट खुल चुके हैं। और दूसरी तस्वीर यमुनोत्री धाम की है, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बर्फबारी भी वहां पर जारी है। अलग अलग राज्यों से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब भाषा का दायरा परेशान नहीं करेगा। इन तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने कई भारतीय भाषाओं में निर्देश जारी किए हैं। पहले के निर्देश सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही होते थे। अब अपनी भाषा में जरूरी निर्देश मिलने से तीर्थयात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। चार धाम यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चार धाम यात्रा से खुल जाते हैं मोक्ष के द्वार। देश के तमाम राज्यों से भक्त इन दिनों चार धाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम और बद्री विशाल के दर्शन करके ये भक्त अपना जीवन सफल बना रहे हैं। पावन तीर्थ यात्रा में भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए तैयारियां भी पूरी की गई हैं। इस तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं की सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पहले ये निर्देश सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होते थे। अब पूरे देश में अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन दिशा निर्देशों को कुल 7 भाषाओं में जारी किया जा रहा है। इससे दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालु अपनी भाषा में इन निर्देशों को आसानी से समझ पाएंगे। जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपीज जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में एसओपीज हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज जारी कर दिए। इसके अलावा अभी 7 और भाषा जैसे बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और एक और भाषाओं में भी हम लोग अभी जारी कर रहे हैं एसओपीज। पहाड़ों की गोद में बसे चारों धामों में इन दिनों श्रद्धावाएं भक्तों के सामने चुनौती पेश कर रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से गर्म कपड़े साथ ले जाने की सलाह दी है। यात्रा के रास्ते में जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बुजुर्गों को स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रा की इजाजत दी जा रही है। कोशिश यही है कि चार धाम की इस पवित्र यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चंद्र ग्रहण की करते हैं। 5 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इससे पहले 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था। मतलब साल 2023 में महज 15 दिनों में 2 ग्रहण काल पड़े हैं। क्या ज्योतिष में इसके भी कोई खास संकेत हैं? इस चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ग्रहण जो वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को जानने का मौका लेकर आता है, तो ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के लिए भी ये विशेष अवसर होता है। वो बारीकी से इसका अध्ययन कर नई गणनाओं को जन्म देते हैं। साल 2023 में 20 अप्रैल को पहला ग्रहण लगा था, जो सूर्य ग्रहण था, और इसके ठीक 15वें दिन एक और खगोलीय घटना घटने जा रही है, जो चंद्र ग्रहण होगा। 5 मई को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। 5 मई की रात 8:45 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और रात 1 बजे खत्म होगा। साफ है कि ये चंद्र ग्रहण 4 घंटे 15 मिनट का होगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का ज्योतिष और धार्मिक रूप में बड़ा महत्व है। जब जब ग्रहण लगता है तो उससे जुड़ी तैयारी और उसका विश्लेषण भी शुरू हो जाता है। इस साल 15 दिन के अंदर लगने वाले 2 ग्रहण को लेकर लोगों में ये जानने की उत्सुकता स्वाभाविक है कि इसमें कोई खास संकेत तो नहीं छुपा है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि 2 ग्रहण के समाप्त होने के साथ एक तीसरा ग्रहण भी आ जाता है।
तो जब 2 के साथ एक तीसरा ग्रहण आए तब मामला ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ज्यादा नकारात्मक होता है। सामान्यतः एक ग्रहण के अगले 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण अवश्य पड़ता है। 5 मई को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के उपछाया चंद्र ग्रहण होने के चलते 9 घंटे पहले लगने वाला सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण को वास्तविक चंद्र ग्रहण की मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ज्योतिष के मुताबिक हर ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए 5 मई को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण को लेकर भी ये जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर इसका देश और दुनिया पर क्या असर होगा। जैसे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, पश्चिम देशों में इस प्रच्छाया ग्रहण से नकारात्मक प्रभाव अगले 15 दिन में दिख सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी इसे अलग नजरिए से देखते हैं। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के पड़ने वाले असर के बारे में जानने की लोगों में काफी दिलचस्पी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली एनसीआर के मौसम की कर लेते हैं। गुरुवार को आंधी बारिश के बाद दिल्ली में पारा फिर से गिर गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी मौसम के खुशनुमा रहने की उम्मीद जताई है। यही नहीं, अगले 5 दिनों तक हीट वेव से राहत के आसार हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोगों को चुभती जलती गर्मी से राहत मिल गई। दिल्ली में इस बार अप्रैल में मौसम थोड़ी राहत बरत रहा है। कुछ दिन भले ही दिल्ली वालों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिलहाल मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मार्च में मई जैसे पसीने छुड़ाने वाली गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए ये मौसम किसी सौगात से कम नहीं है। लेकिन अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों की आबोहवा अगले कुछ दिन ऐसी ही रहने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज बादलों का डेरा रहेगा। इसी के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। 29 अप्रैल को भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। 30 अप्रैल को भी दिल्ली में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 1 मई को बारिश की गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई शहरों में अगले 5 दिन तक मौसम मेहरबान ही रहेगा। यानी दिल्ली में वीकेंड पर भी मौसम सुहाना ही रहने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये उसका परफेक्ट टाइम हो सकता है। अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चारधाम यात्रा के बारे में तो हमने आपको बताया ही, लेकिन अब बात हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ गीता की भी। रिटायरमेंट की उम्र में चंडीगढ़ के एक शख्स ने सबसे लंबी गीता लिखने का दावा किया है। वीडियो कैसेट की टेप पर गीता के श्लोक अंकित करने में उन्हें करीब 905 घंटे काम करना पड़ा। कड़ी मेहनत के बाद करीब 1365 मीटर लंबी टेप पर गीता के 700 श्लोक लिखे गए हैं। देखिए गीता में अनंत आस्था का यह अनोखा प्रयोग। वीडियो कैसेट के टेप पर लिखे गीता के ये श्लोक आस्था को कला में पिरोने की अद्भुत कोशिश है। चंडीगढ़ में रहने वाले एडवोकेट मदन मोहन वत्स ने 905 घंटे में सबसे लंबी श्रीमद् भगवत गीता लिखने का दावा किया है। बहुत पहले एक न्यूज पढ़ी थी कि मिलान सिटी में इटली के एक सबसे हैवी गीता लिखी गई है, जिसका वेट 800 किलोग्राम है और हाइट 9 फीट है। तो उसको पढ़ने के बाद में इसका इनॉग्रेशन जो है इस्कॉन मंदिर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। उसको पढ़ने के बाद में मुझे कुछ ऐसा लगा है कि हम हिंदुस्तानियों को भी तो कुछ करना चाहिए। हालांकि बहुत लोगों ने किया भी होगा, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने किया हो चाहे ना किया हो, मदन मोहन तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं भी इसको लिखना शुरू करता हूँ। 62 साल की उम्र में मदन मोहन वत्स ने 1365 मीटर लंबी गीता लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। इसमें उन्होंने गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोक अंकित किए हैं। 2022 से लिखना शुरू किया था और अप्रैल 2023 हो गया। रोज मैं 5-6 घंटे रोज लगाता था कम से कम, और 905 घंटे लगे हैं मुझे। हर श्लोक के बाद में मैंने उसकी लंबाई और टाइम दोनों नोट किए हैं। तो इस तरह से 1365 मीटर लंबी हुई है। 15 mm के
रिबन पे। वीडियो कैसेट की इस टेप को बैटरी से चलने वाली एक मोटर से जोड़ा गया है। इस मोटर की मदद से अपनी सहूलियत के मुताबिक पढ़ने की रफ्तार भी तय की जा सकती है। मदन मोहन जी अब पीपल के पत्तों पर गीता के सभी श्लोक लिखने की तैयारी में हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो गीता के बाद अब बात करते हैं गीता ज्ञान यानी कि कर्म की प्रधानता की। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के एक ड्राइवर को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सम्मानित किया गया है। पिछले 30 साल से वो बेस्ट की बसों में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय में उनकी बस से कोई भी हादसा नहीं हुआ। इस काबिलियत ने उन्हें अब एक नई पहचान दिलाई है। पिछले करीब 30 बरसों से गिरिजा शंकर पांडे मुंबई की बसों में सुरक्षित सफर की गारंटी है। मुसाफिरों को महफूज सफर देने की उनकी इस काबिलियत को अब सम्मान मिला है। 30 साल से लगातार बेस्ट बसेस में अपनी सर्विस दे रहे हैं गिरिजा शंकर पांडे बस चलाते हैं, यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और भारत के 6 सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों में से एक हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और 30 साल से बेदाग एक्सीडेंट जो है वो उनके सर्विस में नहीं हुए हैं। ऐसे में उनको कुछ दिन पहले सम्मानित किया गया है और सेफेस्ट ड्राइवर का खिताब भी उनको दिया गया है। अपने अनुभव से अब गिरिजा शंकर सड़कों पर महफूज सफर का फॉर्मूला भी बता रहे हैं। शांत दिमाग और क्रोध को त्याग करके और घाई न करना, ये मेन मंत्र है। जिस प्रकार के 4 रास्ता हुआ, सिग्नल फ्री है, उस समय बहुत सावधानी देना चाहिए और खास करके जब सिग्नल फ्री रहता है जल्दबाजी में, उस समय दुर्घटना होने की ज्यादा संभावना रहती है खुला रोड पे। और बाकी अगर दिमाग शांत रखें और चौकन्ना रहें तो कभी दुर्घटना नहीं हो सकती। मेरे सौभाग्य और नसीब है साहब। सावधानी तो साथ साथ नसीब भी होता है और सावधानी के साथ साथ नसीब है कि जो कि इस दुर्घटना से मैं बचा हूं आज तक। एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने देश भर के 42 ड्राइवरों को सुरक्षित सफर के लिए सम्मानित किया है। इनमें से बेस्ट की तरफ से ये सम्मान पाने वाले वो इकलौते ड्राइवर हैं। मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। चंद्र ग्रहण के बाद अब बात चिथिराई उत्सव की कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में इन दिनों चिथिराई उत्सव की धूम है। नए साल के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर मदुरई में जश्न का माहौल है। 15 दिनों तक चलने वाले इस चिथिराई महोत्सव की शुरुआत मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर से हुई और ध्वजारोहण के बाद पूरे तमिलनाडु में चिथिराई महोत्सव का आगाज हो गया। उत्साह, उमंग और उल्लास की ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरै की हैं, जहां इन दिनों चिथिराई महोत्सव की धूम है। भाव और भक्ति से भरी खुशियों की ये तस्वीर है, जिसमें श्रद्धालुओं का अपार उत्साह भी है और हृदय में हिलोरे मारती उमंग भी है। भगवान शिव और देवी मीनाक्षी की शादी के बाद पूरे रंग में रथ यात्रा निकली है। शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए रथ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ती जा रही है। भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव और देवी मीनाक्षी की शादी का पर्व माना जाता है। हर साल श्री हरि के आगमन का जश्न मनाने के लिए ऐसे ही पूरे शान और श्रद्धा से आयोजन होता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भगवान शिव और मीनाक्षी की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की जाती है। शादी की इस अद्भुत तस्वीर को निहारने के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्त देश और दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं। चिथिराई महोत्सव की शुरुआत पहले दिन ध्वजारोहण से होती है। मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर दोनों को अलग अलग वाहनों में हर दिन 4 मासी सड़कों पर ले जाया जाता है। उत्सव के 8वें दिन देवी मीनाक्षी माता का राज्याभिषेक होता है। हर साल लाखों लोग मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, अजगर और तिरुपरम कुंद्रम मुरुगन के दर्शन पाने के लिए आसपास के कस्बों और गांवों से मदुरै आते हैं। लेकिन इस साल चिथिराई महोत्सव का भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कोरोना महामारी की पाबंदियों की वजह से इस महोत्सव से रौनक गायब थी।
लेकिन इस साल जब कोरोना का खतरा ना के बराबर है तो चिथिरई महोत्सव भी पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब से देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हुआ है, तकनीकी नहीं सैन्य क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक आविष्कार हो रहे हैं और दुनिया भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने के लिए आगे आ रही है। चंडीगढ़ की एक कंपनी ने ऐसा हेलमेट बनाया है जो AK-47 की गोलियों को आसानी से झेल सकता है। साथ ही रात के अंधेरे में ये दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। इस हेलमेट की मदद से देश के जवान छिपे हुए दुश्मनों को कहीं से ढूंढ निकालेंगे। देश की सुरक्षा में जुटे हिंद के जवानों को महफूज रखने का ये है अचूक सुरक्षा कवच। ये बुलेट प्रूफ हेलमेट AK-47 जैसे घातक बंदूकों की गोली रोकने में भी सक्षम है। इन बैलिस्टिक ब्लूटूथ हेलमेट को एडवांस कॉम्बैट हेलमेट भी कहा जाता है। दुश्मनों पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए इनमें नाइट विजन कैमरे और दूरबीन भी लगी है। सेना में तैनात सिख सैनिकों के लिए MKU कंपनी ने एक खास हेलमेट तैयार किया है। और हम लोग, हमारी जो हेलमेट्स हैं, ये आपको AK-47 की गोली भी रोक पाएगा। अच्छा जी। उसके साथ साथ आपने दूसरे हेलमेट भी बनाए हैं? हम लोगों ने सर सिख हेलमेट भी बनाया। ये भी हमारा सिख हेलमेट सिख के लिए है। ये भी आपका 9mm की गोली रोक पाएगा। कंपनी 1.5 लाख से ज्यादा हेलमेट भारतीय सेना को सप्लाई कर चुकी है। अपने देश में स्वदेशी तकनीक से बने ये बेहद मजबूत हेलमेट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे।